हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द PYQ में। हम लोग आज से इकोनॉमिक अफेयर्स करेंगे। ये मंथली मैगजीन है जो कि अप्रैल महीने की है। इसके बाद हम लोग मई महीने की मैगजीन और उसके बाद फिर वन लाइनर कवर करेंगे। और साथ ही हमारी पूरी कोशिश है कि एग्ज़ाम से 10 दिन पहले तक हम लोग घटनासार की बुक कंप्लीट कर दें, जो कि अप्रैल महीने तक अद्यतन समाचार देती है। ठीक है, मैंने पहले भी बताया है कि घटनासार की जो बुक होगी उसे रिटन फॉर्म में ही हम देंगे, उसका स्कैन्ड कॉपी नहीं देंगे। ये जो PDF है, अगर आप इसे चाहते हैं तो ये घटना चक्र के ऑफिशियल ऐप पर फ्री में अवेलेबल है। ठीक है, तो आप वहाँ से इसको ले सकते हैं। चलते हैं, आज की जो न्यूज़ पढ़ेंगे वो पहली न्यूज़ स्किप करके दूसरी न्यूज़ डायरेक्ट पढ़ना चाहेंगे, क्योंकि पहली न्यूज़ बहुत ज़्यादा वर्थ इट नहीं है। तो जो न्यूज़ है आज की वो है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। तो इकोनॉमी की न्यूज़ पढ़ रहे हैं और पहली न्यूज़ है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। आइए देखते हैं कि ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024 क्या कहती है। तो अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF ने 19वां एडिशन का ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट लेकर के आई है, जिसका टाइटल है, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है, फ्रॉम लाइफ टू लैब साइंस इन एक्शन। मतलब जीवन से प्रयोगशाला तक जो विज्ञान है वो क्या है, एक्शन में है या कार्य कर रहा है। ठीक है, फ्रॉम लाइफ टू लैब साइंस इन एक्शन ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की जाती है। 19वां एडिशन है इसका। ये रिपोर्ट लॉन्च की गई 54वें एनुअल मीटिंग ऑफ WEF इन देवोस। तो देवोस में 54वां मीटिंग हो रहा था, एनुअल मीटिंग था WEF का, वहाँ पर लॉन्च किया गया जनवरी महीने में। AI ड्रिवन मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन के ऊपर काम होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तरह से मानव जीवन में बहुत सारी मदद कर रहा है, उसी तरह उसी की मदद से मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन को बढ़ोतरी भी मिल रही है। तो ये एक कंसर्न का विषय था, जहाँ पर इंडिया मिस इन्फॉर्मेशन में टॉप रिस्क की कैटेगरी में आता है, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है। तो मिस इन्फॉर्मेशन की कैटेगरी में भारत को रखा गया है कि यहाँ पर कई सारे ग्लोबल रिस्क देखे जाते हैं। इलेक्शन के टाइम में मिस इन्फॉर्मेशन के जरिए टॉप रिस्क पर देखा जा रहा है इंडिया को। दूसरा है परसिस्टेंट इकोनॉमिक चैलेंजेस, यानी कि जो भी अर्थव्यवस्था को लेकर के चुनौतियां हैं वो बनी हुई हैं, परसिस्ट हैं। इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल गैप या डिस्पैरिटी जो है वो बढ़ रही है, और कॉस्ट ऑफ लिविंग की क्राइसिस है, अर्थात कहीं ना कहीं कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ती जा रही है। ये ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए थ्रेट है, यानी कि खतरा है। द रिस्क ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन नेशंस, आपको पता ही है कि सशस्त्र विद्रोह देशों के बीच में बढ़ रहे हैं। जैसे रशिया यूक्रेन का वॉर लगभग 3 साल से चल रहा है और अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। और आपने देखा ही है कि हाल ही में जिस तरह से पाकिस्तान ने एक नापाक हरकत की थी, उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच भी टेंशन बना हुआ है और ऑपरेशन सिंदूर हमारे साइड से चल रहा था। कॉन्फ्लिक्ट कंटेगेंट ड्यू टू ऑनगोइंग जियोपॉलिटिकल टेंशन, आपको पता है कि भू राजनीतिक स्तर पर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स भी चल रहे हैं। एक्सट्रीम वेदर के इवेंट हो रहे हैं, यानी कि चरम जलवायु परिवर्तन हो रहा है। बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, जैव विविधता का लॉस हो रहा है। नेचुरल रिसोर्सेज की शॉर्टेज हो रही है, यानी कि जो भी प्राकृतिक रिसोर्स हैं, संसाधन हैं, उनकी कमी हो रही है। और पोल्यूशन जो है लॉन्ग टर्म थ्रेट बन रहा है, यानी कि लंबी अवधि के लिए खतरा बनता जा रहा है। इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी हो रही है, ये किसी भी इंडिविजुअल को क्राइम करने के लिए उकसा रही है। मिलिटराइजेशन हो रहा है या रेडिकलाइजेशन हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम लोग अपने आसपास में अनुभव कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज के कारण पास्ट कॉन्फ्लिक्ट, रिड्यूस इन्वेस्टमेंट, लिमिटेड टेक्नोलॉजी एक्सेस और फ्यूअर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही हैं। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर क्लाइमेट एक्शन का बहुत ज़्यादा वल्नरेबल प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जैसे तुवालू हो गई एक कंट्री, तो वो क्लाइमेट एक्शन के कारण डूबने की कगार पर है। मार्शल द्वीप्स या इवन इंडोनेशिया के बहुत सारे द्वीप्स। तो ऐसी जगहों पर इन्वेस्टमेंट घट रहे हैं, टेक्नोलॉजी का एक्सेस कम हो रहा है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी कम हो रही हैं। की रिकमेंडेशन WEF की ये जो मीटिंग हुई है, ये रिकमेंडेशन क्या क्या करती है कि लोकलाइज टीम वर्क, कि आप लोग साथ में टीम बना करके काम करें। तो यहाँ पर टीम वर्क की बात कर रहा है कि लोकल लोग टीम बना करके काम करें, जो स्ट्रेंथ करें कोऑपरेशन, अर्थात मजबूती दें अपने सहयोग को लोकल, नेशन और इंटरनेशनल लेवल पर। दूसरी बात कहता है कि क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशन, मतलब कि सीमा पार भी लोगों के साथ कोलैबोरेट करें, मिल करके काम करें। ट्रस्ट को रीबिल्ड करें, यानी कि फिर से विश्वास जताएं एक दूसरे पर, जो कि इनकरेज करेगा एक ओपन डिस्कशन को गवर्नमेंट्स के बीच में, बिजनेस के बीच में, सिविल सोसाइटी के बीच में।
अगला कहता है स्ट्रेटजीज एंड ग्लोबल कोलैबोरेशन टू मिटिगेट इमर्जिंग रिस्क एंड सेफ गार्ड लॉन्ग टर्म ग्लोबल स्टेबिलिटी। अर्थात अगर वैश्विक स्तर पर लंबे समय के लिए या लंबी अवधि के लिए स्टेबिलिटी चाहते हैं, स्थायित्व चाहते हैं, तो ये रिपोर्ट बताती है कि ग्लोबल रूप से कोलैबोरेशन करना पड़ेगा, आपको वैश्विक रूप से लोगों के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, प्रोएक्टिव स्ट्रेटजीज रखनी पड़ेगी और मिटिगेट करना पड़ेगा आने वाले रिस्क को, यानी कि कम करना पड़ेगा जो भी रिस्क या चुनौतियां दिखाई देती हैं उनको। इकोनॉमिक फोरम की बात करें तो ये 24 जनवरी 1971 में बना था। फाउंडर इसके क्लाउस श्वाब थे जो कि जर्मन इंजीनियर थे और हेडक्वार्टर इसका कोलोग्नी कैंटन ऑफ जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। ये एक इंटरनेशनल एडवाइजरी एनजीओ है, यानी कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, साथ ही थिंक टैंक। इसकी जो रिपोर्ट पब्लिश होती है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में इसकी रिपोर्ट के बारे में पूछा हुआ है। तो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स और ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स। अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो मेरा सुझाव है कि ये सारे रिपोर्ट्स का स्क्रीनशॉट अभी लेकर के अपने पास रख लीजिए। हम लोग ये जो न्यूज़ है वो कवर कर रहे हैं करंट दृष्टि से। अगला जो हम लोग का न्यूज़ है वो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिवनेस 2025। तो आपको मैंने पहले ही बताया कि हर कंट्री या यूएन अलग अलग 2025 को अपने टर्म्स में जो है व्यक्त करता है। तो यहाँ पर इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिवनेस अर्थात सहकारिता वर्ष किसके द्वारा घोषित किया गया है, अभी आपको आगे पता चलेगा कि यूएन ने 2025 को किस तरह सहकारिता वर्ष या सहकारी वर्ष घोषित किया है। देखते हैं खबर में क्या है। तो अभी जनवरी 24 2025 को होम मिनिस्टर जो आपके या मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन सहकारी मिनिस्टर भी हैं, अमित शाह ने एड्रेस किया है एक इनॉग्रल फंक्शन को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिवनेस 2025 के नाम से मुंबई महाराष्ट्र में। हाइलाइट्स क्या है इस मीटिंग की, तो इन्होंने कहा है कि हमें आपस में सहकारिता को बढ़ाना होगा, यानी कि बूस्ट करना होगा। हमें कोऑपरेटिव्स को एक्सपेंड करना होगा पूरे भारत में एग्रीकल्चर और रूरल प्रॉस्पेरिटी में, जिससे कि वो कंट्रीब्यूशन दे पाए। अर्थात सहकारिता को जब हम पूरे भारत में बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं कृषि क्षेत्र में और रूरल प्रॉस्पेरिटी को लेकर के, यानी कि ग्रामीण संवर्धता को लेकर के ये मदद करेगा। महाराष्ट्र एज ए कोऑपरेटिव हब, और महाराष्ट्र को कोऑपरेटिव हब बनाने की भी बात चल रही है कि डबल इंजन की सरकार है महाराष्ट्र में, इससे जो है इसको मेजर हब में कन्वर्ट किया जा सकता है सहकारिता के। तीसरी चीज़ कहती है इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी विकास के ऊपर आगे बात करता है कि जितने भी कोऑपरेटिव्स हैं अर्थात सहकारी संस्थाएं हैं, ये डेवलप करेंगी प्रिंसिपल ऑफ सोशल हार्मोनी, इक्वलिटी और इंक्लूसिवनेस के साथ एम्पावर करेंगी हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, अर्थात प्रत्येक क्षेत्र को। इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस में मदद करेगा ये, अर्थात आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने में मदद करेगा। कोऑपरेशन अमंगस्ट कोऑपरेटिव्स करके एक बात कही गई है जिसमें सेल्फ सस्टेनेबल और इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनने की बात की गई है। आगे प्रीलिम्स फैक्ट देखते हैं कि यूएन जनरल असेंबली ने अर्थात यूएनजीए ने डिक्लेयर किया है वर्ष 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिवनेस। तो याद रखिएगा IYC 2025 अर्थात इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिवनेस सहकारिता वर्ष घोषित किया है 2025 को। किसने घोषित किया है, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली अर्थात यूएन की महासभा ने घोषित किया है। और थीम दिया है कोऑपरेटिव्स बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड, अर्थात सहकारिता एक अच्छे विश्व को बना सकती है। प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ग्लोबल सिग्निफिकेंस देखा जाए, यानी कि वैश्विक रूप से इसका महत्व देखा जाए, तो इनिशिएट करता है हाईलाइट क्रिटिकल रोल ऑफ कोऑपरेटिव, अर्थात सहकारिता के जो भी क्रिटिकल रोल है, उसका ज़रूरी रोल है उसको बताता है और एड्रेस करता है वैश्विक चैलेंजेस को, जो भी चुनौतियां हैं, कंट्रीब्यूट करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को 2030 तक प्राप्त करने में। यूएन का रेजोल्यूशन है कि रेजोल्यूशन कहता है कि यूएन मेंबर स्टेट जो है, यूएन का सिस्टम है और जो भी स्टेक होल्डर है वो प्रमोट करें कोऑपरेटिव ड्रिवन इकोनॉमी, अर्थात सहकारिता से उत्पन्न अर्थव्यवस्था को, जिससे कि सोशल डेवलपमेंट अच्छा हो। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। न्यूज़ कोऑपरेटिवनेस के बारे में है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने वर्ष 2025 को कोऑपरेटिवनेस वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया था
और भारत में इंटरनेशनल कोऑपरेटिवनेस की मीटिंग जो है वो महाराष्ट्र में हुई है, उसको इनॉग्रेट किया था हमारे अमित भाई शाह ने, जो कि हमारे गृह मंत्री और कोऑपरेटिव मिनिस्टर हैं। इंडिया हनी अलायंस IHA के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, भारतीय शहद के ऊपर जो अलायंस बना है। देखते हैं न्यूज़ क्या है। तो न्यूज़ कहती है कि इंडिया हनी अलायंस इन कोलैबोरेशन विद NIFTEMK सक्सेसफुली होस्टेड द सेमिनार हाइव टू होम विजन 2030। ठीक है, तो एक सेमिनार हुआ है जिसका थीम है हाइव टू होम विजन 2030, मतलब 2030 तक हाइव्स को होम में लाया जा रहा है। हाइव्स यानी कि मधुमक्खियों से संबंधित बात कर रहा है। बिल्डिंग अ साइंटिफिक एंड सस्टेनेबल हनी इंडस्ट्री, यानी कि हम बनाना चाहते हैं एक वैज्ञानिक और समावेशी शहद के इंडस्ट्री को एट द इंडिया इंटरनेशनल सेंटर न्यू दिल्ली, और ये मीटिंग हुई है इंडिया इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में। आगे बात करता है कि ये जो इवेंट है ये प्रधानमंत्री मोदी जी के हनी मिशन के साथ अलाइन करता है, यानी कि जोड़ के देखा जा रहा है, और एम किया जा रहा है स्ट्रेंथन इंडियाज़ हनी वैल्यू चेन, यानी कि शहद के जरिए हम लोग उसको जो वैल्यू चेन है उसमें किस तरह से फिट कर सकते हैं इंडिया हनी मिशन के साथ मिल करके, वो चीज़ भी यहाँ पर देखी जा रही है। इसके लिए बहुत सारी साइंटिफिक एडवांसमेंट और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की ज़रूरत पड़ेगी जो हमें करना होगा। आगे की हाइलाइट्स कहता है, मुख्य बिंदु क्या है कि यहाँ पर अर्ज किया जा रहा है फसाई के द्वारा, यानी कि फूड स्टैंडर्ड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की कोलैबोरेट करे NIFTEM के द्वारा और अदर इंस्टीट्यूट्स के द्वारा, जिससे कि इंडिया स्पेसिफिक हनी स्टैंडर्ड्स को सुधारा जा सके या बनाया जा सके। कॉल्ड अपॉन IHA, यानी कि इंडिया हनी अलायंस को एक्सपैंड करने के लिए और उसको मजबूती प्रदान करने के लिए, जिससे इंडिया की पोजीशन जो है वो लीडिंग हनी प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर में हो जाए, अर्थात इंडिया का जो स्थान है वो अधिकतम शहद उत्पादक देशों में और निर्यातक देशों में शामिल हो जाए। इम्फेसाइज किया जा रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ साइंटिफिक एडवांसमेंट इन टेस्टिंग टू अपहोल्ड ग्लोबल बेंचमार्क एंड इन्हांस क्रेडिबिलिटी, कि किस तरह से हम लोग एक ग्लोबल लेवल का हनी प्रोड्यूसर बने, यानी कि एक बेंचमार्क सेट करें, शुद्धता की गारंटी लें उसके। कुछ की रिकमेंडेशन है, कुछ सुझाव दिए गए हैं। मुख्य सुझाव कहता है कि साइंटिफिक स्टडी करानी चाहिए भारतीय शहद पर, जिससे कि इसकी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को और थ्रेशोल्ड को, यानी कि उसकी जो प्रामाणिकता है उसको हम लोग बढ़ा सकें। यहाँ पर रेगुलेटरी कंप्लायंस की बात करता है कि किस तरह से कंज्यूमर को अवेयर होना चाहिए शहद की गुणवत्ता को लेकर के, शहद के गुणों को लेकर के। उसके साथ ही एक रेगुलेटरी कंप्लायंस भी होना चाहिए, जिससे कि हम लोग शहद में मिलावट होने को रोक पाएँ। हम लोग को प्रमोट करना पड़ेगा इनोवेशन को, नवाचार को, जिससे कि हम लोग बी कीपिंग प्रैक्टिसेस को बढ़ा पाएँ, अर्थात मधुमक्खी पालन को बढ़ा पाएँ, क्योंकि मधुमक्खी पालन बहुत ज़्यादा आवश्यक कार्य है और उससे अब तो हनी के जरिए हम लोग पैसा भी कमा सकते हैं। उसको वैल्यू चेन में एंट्री करने की बात हो रही है। IHA क्या है? इंडिया हनी अलायंस एक प्लेटफॉर्म है जो कि साथ लेकर के आता है सभी स्टेक होल्डर्स को, अर्थात जितने भी लोग इस उद्योग से जुड़े हैं उन सभी को एक प्लेटफॉर्म पर लेके आता है। इंडिया हनी इंडस्ट्री, जिसमें कि बी कीपर्स होते हैं, अर्थात मधुमक्खी पालक होते हैं, हनी की कंपनीज होती हैं, उनको बेचने वाले होते हैं, एक्सपोर्टर्स होते हैं, प्रोसेसर्स होते हैं, यानी कि प्रोसेस करने वाले होते हैं, किसान होता है और साइंटिफिक एक्सपर्ट होते हैं। इंडिया हनी अलायंस उन सबको एक प्लेटफॉर्म पर लेकर के आता है, अर्थात सबका समागम और सबका विकास की बात इंडिया हनी अलायंस कर रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि इंडिया की हनी को वैल्यू चेन में ऐड कर देना, और जिससे कि साइंटिफिक एडवांसमेंट हो और सस्टेनेबल प्रैक्टिस हो, यानी कि समावेशिता भी हो, और साथ ही उसमें हम लोग बहुत सारे वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट या एडवांसमेंट भी कर पाएँ। ठीक है, तो ये बहुत सारे लोगों को लेकर के आता है। मैंने बताया भी कि पॉलिसी बनाने वालों को लेकर के आता है, साइंटिस्ट अर्थात वैज्ञानिकों को लेकर के आता है, इंडस्ट्री के लीडर्स को लेकर के आता है, जिससे कि वो डिस्कस कर सकें कि क्वालिटी एश्योरेंस क्या होगा, हनी की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, क्या होगा, सस्टेनेबिलिटी कैसी है कि किस तरह से हम हनी को निकालें जिससे कि मधुमक्खियाँ कम से कम प्रभावित हों। ठीक है, समावेशिता की बात करता है, और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस की बात करता है कि कौन सा देश किस हिसाब से ग्लोबली हनी प्रोड्यूस कर रहा है, क्या कंपटीशन है, कितना क्वालिटी में हमें हनी देना चाहिए, किस स्तर से वैश्विक स्टैंडर्ड का हमें हनी प्रोड्यूस करना चाहिए। कुछ एग्जाम फैक्ट हैं UPPCS और UPSC के लिए कि हनी मिशन कब आया था, तो 2017-18 में आया था। प्रधानमंत्री मोदी जी के विजनरी मिशन है ये,
उसके बाद KVIC मिनिस्ट्री ऑफ MSME के द्वारा लॉन्च किया गया था। KVIC मतलब होता है आपका खादी विलेज इंडस्ट्री कॉरपोरेशन, ठीक है। तो हनी मिशन लॉन्च हुआ था 2017-18 में खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ MSME के अंतर्गत। ऑब्जेक्टिव है कि इसको हम प्रमोट करेंगे बी कीपिंग को अर्थात मधुमक्खी पालन को, और रूरल एम्प्लॉयमेंट इससे देंगे अर्थात ग्रामीण स्तर पर हम लोग रोजगार देंगे, और कहीं ना कहीं हनी से संबंधित जो चीज़ें हैं उसको प्रमोट करेंगे अर्थात बी कीपिंग को, मधुमक्खी पालन को प्रमोट करेंगे। एम क्या है कि बी कीपिंग से जनरेट करेंगे सेल्फ सस्टेनिंग एम्प्लॉयमेंट, अर्थात आप मधुमक्खी पालन करिए, आप अपने भर का पैसा जो है निकालने लगिए हनी बेच करके। ये चीज़ बताई गई है फार्मर्स को, आदिवासी को, अनएम्प्लॉयमेंट रूरल यूथ को, कि जो लोग रोजगार नहीं कर रहे हैं, जो भी ग्रामीण हैं उनको बताई गई है, किसानों को बताई गई है, आदिवासी को बताई गई है। पर्टिकुलरली अगर इकोनॉमिक बैकवर्ड को देखा जाए, रिमोट एरिया में रहने वाले, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगी। क्या क्या सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा बेनिफिशियरीज को, यानी कि जो भी लोग ये काम कर रहे हैं उनको क्या सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस प्रोग्राम के अंतर्गत बेनिफिशियरी को बी बॉक्स दिया जाएगा। आपने देखा होगा हनी बॉक्स होता है, ऊपर ऐसे ढक्कन होता है, इसी में हनी जो है रहती है, सॉरी बी रहती है और इसमें शहद बनाती है, तो बी बॉक्स दिया जाएगा। लाइव बी कॉलोनी दी जाएगी, अर्थात कि कोई एक रानी मधुमक्खी दी जाएगी तो उसके पीछे बहुत सारी मधुमक्खियाँ अपने आप ही चली जाती हैं, तो लाइव बी कॉलोनी दे दी जाएगी। इनको कुछ टूल किट दिया जाएगा, जैसे मुंह पे पहनने के लिए मास्क दिया जाएगा, हाथ में डालने के लिए दस्ताने दिए जाएंगे, ठीक है ना, इस तरह की चीज़ें, और ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है, जिससे कि हनी प्रोडक्शन यानी कि शहद के जो उत्पादन है उसको बढ़ा सके और पॉलिनेशन कर सके यानी कि परागण करवा सके। चलिए अगला जो हम लोग की न्यूज़ है वो है इंडिया एक्सपोर्ट सोर टू हिस्टोरिक हाई, कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो बहुत हिस्टोरिक यानी कि ऐतिहासिक उच्च स्तर पर पहुंच रहा है। तो इसमें थोड़ा ही पॉइंट देखना है, बहुत ज़्यादा पॉइंट नहीं देखना है। तो ऊपर ऊपर से देखते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री ने बताया कि अनप्रेसिडेंटेड सर्ज हो रहा है, अर्थात अभूतपूर्व या आज से पहले जो नहीं हुआ था उस तरह की ऊंचाई पर पहुंच रहा है। कितना $US हम लोग का पहुंच चुका है, तो 778.21 बिलियन डॉलर 2023-24 के डेटा के अनुसार पहुंच चुका है जो हम लोग का एक्सपोर्ट है, जो कि 67% इंक्रीज दिखाता है 2013-14 से, जहां पर 466.22 या 22 बिलियन टोटल एक्सपोर्ट था। तो यही चीज़ यहाँ पर भी दिखाती है कि किस तरह 2013-14 से ये 2023-24 में 67% की इंक्रीज़ के साथ कितना एक्सपोर्ट ग्रोथ हो रहा है ओवर ईयर्स, तो 778.21 जो है टोटल मिलियन ग्रोथ पहुंच चुकी है। अगला आता है कि एक्सपोर्ट सेक्टर की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल, इंजीनियरिंग गुड्स, आयरन ओर और टेक्सटाइल ये भारत एक्सपोर्ट करता है। तो याद रखिएगा कि भारत इंजीनियरिंग गुड्स को एक्सपोर्ट करता है, उसके साथ ही आयरन अर्थात लोहे को एक्सपोर्ट करता है, कपड़े यानी कि टेक्सटाइल को एक्सपोर्ट करता है, इलेक्ट्रॉनिक्स को एक्सपोर्ट करता है और फार्मास्यूटिकल्स को एक्सपोर्ट करता है। इसी कारण जब अमेरिका ने रेसिप्रोकल टैक्स लगाया तो हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, आयरन ओर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बहुत बड़ा धक्का लग सकता था, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर डेटा देखा जाए तो हम देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो USA को हो रहा है, फिर UAE को हो रहा है, फिर नीदरलैंड, चाइना, सिंगापुर, इसी तरह से ये चीज़ें घट रही हैं। और अदर्स को टोटल 49% हम लोग कर रहे हैं। अदर्स मतलब बाकी जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनको हम लोग मिला करके 49% करते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा करते हैं 17.90% के साथ एक्सपोर्ट USA को। इसी के बारे में यहाँ पर कुछ कुछ पॉइंट दिया हुआ है, देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट है। कहता है गवर्नमेंट की क्या क्या इनिशिएटिव है जो कि सपोर्ट करती है एक्सपोर्ट को, कि मतलब सरकार अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो सरकार आपको किस किस पॉलिसी के अंतर्गत सपोर्ट करेगी, अर्थात निर्यात में कौन कौन से ऐसी नीति बनी हुई है जो कि आपको मदद करेगी। तो नीतियों का नाम देखते हैं। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी FTP अर्थात विदेशी व्यापार नीति 2023 में आई थी। ये एम करती है कि आप किस तरह से ट्रेड के प्रोसेस को बढ़ा सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं, इंसेंटिव्स को एक्सपेंड कर सकते हैं, ई कॉमर्स को। तो पहली स्कीम ये थी। दूसरी स्कीम थी इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम अर्थात ब्याज समानीकरण योजना थी ये। तो इसमें क्या करते थे, कंसेशनल इंटरेस्ट रेट पे एक्सपोर्टर को फाइनेंशियल सपोर्ट देते थे कि मतलब जितना इंटरेस्ट रेट नॉर्मली लगता है 11%, 10%, इतना नहीं लगेगा, 2%, 4% का इंटरेस्ट रेट के साथ आपको कंसेशनल इंटरेस्ट रेट पे एक्सपोर्टर्स को हम लोग सपोर्ट करेंगे, जिससे कि बेटर फाइनेंशियल सपोर्ट हो पाए उनको। अगला आया था RODTP
ROSCTEL स्कीम, जिसमें ऑफर करते थे टैक्स और ड्यूटी रिम्बर्समेंट का, कि यानी कि टैक्स आपके ऊपर कम लगेगा और ड्यूटी यानी कि वो भी टैक्स ही होता है एक तरह का, वो भी आपके ऊपर कम लगेगा। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट्स एज एक्सपोर्ट हब, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स को एक्सपोर्ट हब बनाने के लिए डेवलप किया गया। रीजन स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स, कि किसी क्षेत्र में कोई प्रोडक्ट अच्छा होता है तो उस क्षेत्र को ज़्यादा डेवलप किया जाए। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी आई थी, ठीक है, इसमें लॉजिस्टिक कॉस्ट को घटाने की बात की गई। इंश्योर किया गया, ये तय किया गया कि फास्ट और मोर एफिशिएंट ट्रेड मूवमेंट, यानी कि जो भी हमारा ट्रेड है, व्यापार है, उसके लिए जो आपका लॉजिस्टिक या यातायात परिवहन की मदद ली जा रही है उसको थोड़ा तेज किया जाएगा, ठीक है। फिर प्रोडक्शन लिंक स्कीम यानी कि PLI स्कीम आई, जिसमें लार्ज स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट हो रही थी, कि बहुत बड़े स्तर पर वो आपके उत्पादन के लिए इन्वेस्टमेंट आ रही थी, ठीक है, निवेश आ रहा था, बूस्ट कर रहे थे टोटल एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस को। तो अगर कंक्लूजन देखा जाए तो इंडिया ने एक रिमार्केबल ग्रोथ जो है अचीव की है, स्ट्रॉन्ग पॉलिसी फ्रेमवर्क के जरिए, इन्हांस इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए, सेक्टोरल एडवांसमेंट के जरिए, ठीक है। अब ये जो हाई वैल्यू सेक्टर्स है, इसको जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, फार्मास्यूटिकल, इंजीनियरिंग गुड्स हो गए, इनको डिजिटल ट्रेड और ई-कॉमर्स के माध्यम से इंडिया को और ज़्यादा करना चाहिए, शोकेस करना चाहिए इंडिया को, अपने ग्रोइंग ग्लोबल इन्फ्लुएंस को बढ़ाना चाहिए। ये चीज़ इसमें बता रहे हैं। अगली जो न्यूज़ है वो है 14th एशियन फिशरीज एंड एक्वा कल्चर फोरम। इसको स्किप करके अगली न्यूज़ देखते हैं, साइड देखते हैं, और साइड न्यूज़ के बाद फिर से हम लोग एक्वा कल्चर वाली न्यूज़ देखेंगे। तो स्टेट ऑफ इंडिया डिजिटल इकॉनमी, दैट इज साइड, कि किस तरह से जो भारत है वो डिजिटल इकॉनमी को लेकर के अवेयर है और डिजिटल इकॉनमी के लिए कार्य कर रहा है। तो स्टेट ऑफ इंडिया डिजिटल इकॉनमी साइट 2025 हुई है। क्या है ये? द स्टेट ऑफ इंडिया डिजिटल इकॉनमी साइट 2025 की रिपोर्ट जो है वो ज्वाइंटली पब्लिश की गई है, मतलब दो लोगों ने पब्लिश की है। प्रोसेस ने पब्लिश की है, एक डच इन्वेस्टमेंट फर्म है ये, यानी कि डच कंपनी अर्थात नीदरलैंड की कंपनी का एक फर्म है जिसका नाम है प्रोसेस, और दूसरी जो इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन ICRIER अर्थात दूसरी भारतीय संस्था है जिसका नाम है इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन। इन दोनों ने मिल करके स्टेट ऑफ इंडिया डिजिटल इकॉनमी साइट 2025 को प्रस्तुत किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। मुझे लगता है कि UPPCS और UPSC, UPRO या यूपी के किसी भी एग्जाम के साथ साथ BPSC के लिए ये न्यूज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें छोटी सी बात पूछेगा जो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा कि कितने पिलर्स हैं, कितने सब पिलर्स हैं, किस तरह से इसको डिवाइड किया गया। ये एक्सेस करता है, इट एक्सेसेस द डेप्थ एंड प्रोग्रेस ऑफ डिजिटलाइजेशन यूजिंग चिप्स फ्रेमवर्क। तो चिप्स फ्रेमवर्क क्या है? चिप्स फ्रेमवर्क बात करता है कनेक्ट, हार्नेस, इनोवेट, प्रोटेक्ट और सस्टेन। देखिए चिप्स जो है वो इंग्लिश में है, तो इसका जो फुल फॉर्म है वो भी आप इंग्लिश में ही याद रखो कि कनेक्ट है, हार्नेस है, इनोवेट है, प्रोटेक्ट है और सस्टेन है, जो इंक्लूड करेगा नॉट ओनली टेक्नोलॉजी, केवल तकनीक को नहीं इंक्लूड करेगा लेकिन सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिसी डायमेंशन और डिजिटल ग्रोथ, इन सबको भी इसमें शामिल करेगा। अर्थात सामाजिक, आर्थिक जो पॉलिसी की डायमेंशन होती है उसको, डिजिटल ग्रोथ को लेकर के, इन सबको ये फ्रेमवर्क शामिल करेगा। की हाईलाइट क्या है? जो AI लीडरशिप लैंडस्केप है उसमें यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना जो है लीडिंग AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रेस में सबसे आगे भागने वाले यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना है। इसके बाद साउथ कोरिया, सिंगापुर और नीदरलैंड भी इमर्जिंग स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, अर्थात चुनौती देने वाले महत्वपूर्ण जो है देश है, जो कि AI में इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों ही अच्छा इनका है। अगर बात की जाए कि ग्लोबली जो है इंडिया की पोजीशन क्या है, तो इंडिया स्टैंडिंग इन द डिजिटल वर्ल्ड, कहाँ स्टैंड करता है डिजिटल वर्ल्ड में? तो थर्ड मोस्ट डिजिटाइज नेशन, यानी कि भारत जो है वो तीसरा सबसे ज़्यादा डिजिटल साक्षरता वाला देश है या डिजिटाइज नेशन है, US और चाइना के बाद में। ये चीज़ याद रखनी है। लेकिन AI रिसर्च के मामले में अगर टॉप 32 कंट्री की बात की जाए तो 11वें नंबर पर इंडिया है, और AI इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो इंडिया का स्थान और ख़राब है, यानी कि 16वां नंबर है। अगर दोनों कंट्री वाइड देखा जाए, व्हेन बोथ कंट्री वाइड एंड इंडिविजुअल यूजर डिजिटाइजेशन को कंबाइन किया जाए तो इंडिया 8वें नंबर पर आता है, ठीक है। ये लार्ज यूजर बेस है, अर्थात इंडिया के पास AI को खाने के लिए या डिजिटल चीज़ों को कंज्यूम करने के लिए यूज़र बेस तो बहुत बड़ा है, लेकिन लिमिटेड डीप डिजिटल यूज़ पर इंडिविजुअल। लेकिन अगर डिजिटल यूज़ का एग्जैक्टली डीपली प्रयोग करना हो तो प्रति इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिगत रूप से ये चीज़ कमज़ोर है। इंडिया के पास 5 पिलर हैं, 14 सब पिलर हैं और 46 इंडिकेटर हैं उसके जरिए। 5 पिलर्स कौन कौन से हैं? तो ये चिप्स पिलर हैं, यानी कि कनेक्ट, हार्नेस, इनोवेट,
प्रोटेक्ट और सस्टेन, ये 5 पिलर हैं। उसके अंतर्गत 14 सब पिलर हैं, यानी कि एक्सेस, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी, ऐप एंड प्लेटफॉर्म, डेटा इंटेंसिटी, फिनटेक, रियल इकोनॉमी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन्वेस्टमेंट, स्टार्टअप, इमर्जिंग टेक, प्रिपेयर्डनेस, रिस्क ऑफ अटैक, कमर्शलाइजेशन ऑफ ग्रीन टेक और ग्रीन R&D। ये सारी चीज़ें जो है 14 सब पिलर के अंतर्गत आती है। तो याद रखना है कि जैसे इसमें ये भी पूछ सकता है यूपीएससी जैसे एग्जाम्स में कि जो आपका प्रोटेक्ट कनेक्ट पिलर है उसके अंतर्गत कितने आते हैं, तो 3 आते हैं। एक्सेस आता है, क्वालिटी आता है और अफोर्डेबिलिटी आता है, कि आपकी पहुंच कहाँ तक है, आपको किस क्वालिटी का डिजिटल चीज़ें मिल रही हैं, और तीसरी चीज़ आप अफोर्ड कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। इसी प्रकार हार्नेस में आएगा, तो हार्नेस में आपके पास ऐप और प्लेटफॉर्म है या नहीं, डेटा की इंटेंसिटी कैसी है कि 1 MB पर सेकंड आपको मिल रहा है या 1 KB पर सेकंड डेटा मिल रहा है। फिनटेक यानी कि फाइनेंशियल से टेक्नोलॉजी को रिलेटेड जो कंपनीज होती हैं, जैसे ग्रो हो गया, अन्य फिनटेक कंपनीज हो गई, पेटीएम हो गया, तो क्या फिनटेक कंपनीज या फिनटेक कैसा है आपके पास, और रियल इकोनॉमी आपकी क्या है, ठीक है। इसी प्रकार इनोवेट में आता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में आप कितना वर्क कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट और स्टार्टअप है या नहीं है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है या नहीं है। प्रोटेक्ट की बात आता है तो प्रिपेयर्डनेस है कि नहीं, कोई अगर कोई ज़रूरत पड़ जाए, चुनौती कोई चीज़, रिस्क ऑफ अटैक, अगर अटैक होता है तो क्या आप उसको लेकर के वल्नरेबल हो या आपके पास सुरक्षा के साधन हैं। सस्टेन करने में कमर्शलाइजेशन ऑफ ग्रीन टेक और ग्रीन R&D, इन सारी चीज़ों को लेकर के ये 14 फिलर और 47 इंडिकेटर जो है बने हुए हैं। आगे की बात करेगा तो चैलेंजिंग इन डिजिटल पेनिट्रेशन में देखते हैं कि वाइल एक्सेस टू डिजिटल सर्विसेज इन इंक्रीजिंग एक्चुअल यूजेस एंड इम्पैक्ट रिमेन अनइवन स्पेशली इन रूरल एंड अंडर सर्व्ड एरियाज। चैलेंज क्या क्या है कि अगर डिजिटल सर्विस की बात की जाए तो हमारे वहाँ बढ़ तो रही है, डिजिटल सर्विस की एक्सेस बढ़ रही है, लेकिन एक्चुअल यूसेज और इम्पैक्ट जो है इसका अनइवन है, क्योंकि स्पेशली रूरल और अंडर सर्व्ड एरियाज़ के ऐसे बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र हैं या जहाँ पर सेवा नहीं पहुँची है, वहाँ पर क्या है कि डिजिटल पहुँच तो गई है, लेकिन उसका यूज जो है वो ठीक से नहीं है, या इम्पैक्ट उसका ठीक नहीं है, गलत जगहों पर इम्पैक्ट ज़्यादा है, जो पॉजिटिव इम्पैक्ट होना चाहिए वो नहीं है। एवरेज इंडियन यूज़र की बात की जाए तो मॉडेस्टली डिजिटाइज है, यानी कि पूरी तरह से डिजिटाइज नहीं है। हर व्यक्ति जो है अपना बैंक अकाउंट अपने फ़ोन से नहीं कनेक्ट करके रखा है, हर व्यक्ति जो है डिजिटल पेमेंट नहीं करने में विश्वास रखता है, तो ये कहीं ना कहीं मॉडेस्टली डिजिटाइज है, जो कि एक गैप की ओर इंडिकेट करता है एक्सेस और इफेक्टिव यूज़ की। आपको एक्सेस तो है लेकिन आप इफेक्टिव यूज़ करना नहीं चाहते हैं। अपॉर्चुनिटी क्या है एआई को लेकर के, तो इंडिया के पास स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है एआई के क्षेत्र में compete करने के लिए, किन किन कंट्रीज़ के मुकाबले, US और चाइना, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। कैसे कैसे पोजीशन टू स्ट्रेंथन इट्स पोजीशन इंडिया मस्ट, अगर इंडिया को अपनी पोजीशन, अपना स्थान सुरक्षित करना है और स्ट्रॉन्ग करना है वैश्विक लेवल पर, तो उसको इन्वेस्टमेंट जो है एआई रिसर्च में बढ़ानी पड़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा टारगेटेड पॉलिसीज़ जो कि बूस्ट करे इनोवेशन को, नवाचार को, एडॉप्टेशन को। स्ट्रेटेजिक एक्शन के साथ इंडिया इमर्ज कर सकता है ग्लोबल एआई लीडर अपकमिंग ईयर्स में, जो कि थोड़ा टफ है। हाँ, हम लोग कंज्यूमर के रूप में तो इमर्ज कर ही सकते हैं। अब बात आती है, एक नेशनल वर्कशॉप हुआ है सर्कुलर इकॉनमी के ऊपर, तो सर्कुलर इकॉनमी मोटी मोटा समझ लेते हैं होती क्या है। सर्कुलर इकॉनमी जो है वो लीनियर इकोनॉमी से अलग होती है, यानी कि रैखिक रूप से जो अर्थव्यवस्था की परिभाषा है वो चक्रीय अर्थव्यवस्था से थोड़ी अलग है। रैखिक अर्थव्यवस्था में ये होता है कि हम कोई सामान प्रोड्यूस करते हैं, यूज़ करते हैं और उसको फेंक देते हैं, यानी कि डिस्पोज कर देते हैं, जबकि चक्रीय अर्थव्यवस्था में होता है रिसाइकल, रीयूज, रिफ्यूज़, रिप्रोड्यूस, इस तरह की बातें होती है, ठीक है। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है। इसको लेकर के वर्कशॉप हुई है, तो नीति आयोग ने जनवरी 31 को स्टेट सपोर्ट मिशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया एक दिन का नेशनल वर्कशॉप सर्कुलर इकोनॉमी के ऊपर। तो याद रखिएगा, चक्रीय अर्थव्यवस्था के ऊपर नीति आयोग ने 31 जनवरी को एक वर्कशॉप आयोजित की है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 1 जनवरी 2015 को हुई थी, जयपुर राजस्थान में ये वर्कशॉप आयोजित हुई थी। तो इसमें सर्कुलर इकोनॉमी विकसित भारत के लिए कही गई कि बहुत ज़रूरी है। विकसित भारत का जो 2047 का मिशन है या सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मिशन है इंडिया के, इन सारी चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप लोग जो है सर्कुलर इकोनॉमी का प्रयोग करें ही करें। ये एम करता है रिसोर्स सफिशिएंट और एनवायरनमेंट सस्टेनेबल इकोसिस्टम को, यानी कि एम्स टू क्रिएट अ रिसोर्स इफिशिएंट, यानी कि ये
क्रिएट करेगा, ये बनाएगा रिसोर्स एफिशिएंट, जो भी संसाधन है उसमें हम लोग को आत्मनिर्भर बनाएगा, इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल बनाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई सी चीज़ यूज़ की और इन्वायरमेंट के बारे में चिंता नहीं की, उसको फेंक दिए। कोई भी प्रोडक्ट बने तो ऐसा बने कि इन्वायरमेंट को लेकर के सस्टेन कर पाए वो, यानी कि इन्वायरमेंट ज़्यादा प्रदूषण ना कर पाए, ठीक है। और ऐसा इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम भी बनाना पड़ेगा। इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी को देखा जाए तो सर्कुलर इकोनॉमी जो है इन्वायरमेंट और इकोनॉमी दोनों की बेनिफिट कर सकती है, कि इन्वायरमेंट की बेनिफिट करेगी और उसके साथ साथ इकोनॉमिकली भी हम लोग को बेनिफिट करे, आर्थिक रूप से भी मदद करे। फोकस कर पाए रिसाइकलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर, कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग बनाएं, जो भी सामान वस्तु बेचें, जो भी प्रोडक्ट आए वो आपका रिसाइकल हो पाए। अवेयरनेस प्रोग्राम उसके लिए लाना पड़ेगा लोगों के बीच में, ठीक है। फिर कहता है कि ईएलवी पर फोकस करें, यानी कि एंड ऑफ व्हीकल और एंड ऑफ लाइफ टायर, कि जैसे हम लोग कोई व्हीकल लेते हैं तो जब वो एंड हो जाती है उसकी लाइफ, तो उसके बाद क्या करना है, या कोई टायर लिया तो उसके बाद क्या करना है, इसके ऊपर भी पॉलिसी बनानी पड़ेगी। जैसे व्हीकल की स्क्रैपिंग कैसे हो, यानी कि उसको काट पीट के बेचा कैसे जाए, टायर की रिसाइकलिंग कैसे हो कि दूसरे टायर में इस वाले टायर का प्रयोग कैसे कर लिया जाए। तो इसके लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट चाहिए, कि बहुत सारी तकनीकी जो है आपको प्रसार चाहिए, आगे सस्टेनेबिलिटी मेजर चाहिए कि किस तरह से समावेशिता को बढ़ा सकते हैं। तो सेशन की डिस्कशन में था एंड ऑफ लाइफ व्हीकल में, कहता है कि लैक ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस, बहुत सारी कंज्यूमर की अवेयरनेस है, उपभोक्ताओं के पास उतनी अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता नहीं है, जिससे कि फॉर्मल स्क्रैपिंग इकोसिस्टम को यूज़ कर पाए, ठीक है। कि जिससे कि जो भी फॉर्मल व्हीकल स्क्रैपिंग सिस्टम था, कि किस तरह से अपनी गाड़ी को या अपनी व्हीकल्स को स्क्रैप में बना दें, यानी कि उसको काट पीट के बेचवा दें इस तरह से, जिससे वो रिसाइकिल हो पाए फर्दर, वो चीज़ को लेकर के जागरूकता नहीं है। ऑपरेशनल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस है हम लोग के पास ऐसी स्क्रैपिंग में कोई ऑपरेशनल चीज़ें भी नहीं है कि हम लोग घर के अगल बगल जो है स्क्रैपिंग करने के लिए चीज़ें हों कि हम लोग ले जाके अपनी पुरानी गाड़ियाँ या पुरानी साइकिल या पुराने टायर वहाँ पर स्क्रैप में दे पाएँ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पोटेंशियल इंटीग्रेशन है इन सारी चीज़ों का कार्बन क्रेडिट को लेकर के। तो हम लोग को कार्बन क्रेडिट्स क्या करना है, धीरे धीरे मतलब कार्बन यूसेज जब कम करेंगे तो कार्बन क्रेडिट्स पा सकते हैं, मतलब अपने हिस्से का कार्बन क्रेडिट जो है दूसरे को बेच करके हम लोग ले लेंगे, ठीक है। एंड ऑफ लाइफ टायर की बात करता है कि करंट पॉलिसी जो है लैंडस्केप करती है, चैलेंज करती है डाउन साइकिलिंग की, ठीक है। एडवांसमेंट इन टायर साइकिलिंग टेक्नोलॉजी, की टायर की किस तरह से रिसाइकलिंग कर सकते हैं उस टेक्नोलॉजी में भी हम लोग को जाना है। बैकग्राउंड की बात करें तो सर्कुलर इकोनॉमी क्या है, एक सिस्टमेटिक अप्रोच है जिसमें हम लोग आर्थिक विकास करेंगे किसके माध्यम से, इलिमिनेट करके वेस्ट, कि जो भी वेस्ट है, ठीक है, जो भी अपशिष्ट है उसको एलिमिनेट करेंगे, कम करेंगे, मैक्सिमाइज करेंगे रिसोर्स की एफिशिएंसी, यानी कि जो भी संसाधन है उसकी क्षमता को बढ़ा करके। ये लीनियर इकोनॉमी से अलग है, जो रेखीय अर्थव्यवस्था होती है उससे ये अलग है। उसमें प्रोड्यूस, यूज और डिस्पोज होता है, यानी कि किसी चीज़ को उत्पादित करो, प्रयोग करो और फेंक दो। लेकिन सर्कुलर इकोनॉमी ये चीज़ नहीं होती है। सर्कुलर इकोनॉमी में रिड्यूस होती है, यानी कि कम करना वेस्ट को और कंजम्पशन को भी कम करना, रीयूज चीज़ों को प्रयोग करना, प्रोडक्ट और मटेरियल को, रिपेयर एंड रिफर्बिश, यानी कि प्रोडक्ट लाइफ को रिपेयर करवाना, रिफर्बिश करवाना, रिसाइकिल यानी कि रिकवर करना वैल्यू रिसोर्सेज को, स्टे विद इन द इकोनॉमी एज लॉन्ग एज पॉसिबल। इन डेप्थ एनालिसिस की बात की जाए तो 7 पिलर है सर्कुलर इकोनॉमी के, ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। पहला तो ड्यूरेबिलिटी और लॉन्गिविटी के लिए, यानी कि लंबे समय के लिए और वो लंबे समय तक चले, ड्यूरेबिलिटी के लिए हम लोग को डिज़ाइन करना पड़ेगा कि लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट बनाए कि काफ़ी समय तक चले। दूसरा है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, यानी कि 3R का यूज़ करें हम लोग, प्रमोट करें लोअर कंजम्पशन, कम कंजम्पशन पर जोर डालें और प्रोडक्ट को रीयूज़ कर पाएँ। रीफर्बिशमेंट, यानी कि चीज़ों को रीफर्बिश कर पाएँ, ठीक है। रीफर्बिश का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई फ़ोन है, थोड़ी बहुत उसमें कमी आई तो उसको फिर से ठीक करके बेचना, ठीक है ना, जैसे न्यू कंडीशन में वो आ जाए, ठीक है। फिर चौथा क्या है, रिकवरी और रीजनरेशन, यानी कि चीज़ों की रिकवरी करें, चीज़ों को रीजनरेट करें मटेरियल रिकवरी टेक्नोलॉजी से, कि अगर कोई फ़ोन फेंका गया तो उसमें जितने आवश्यक एलिमेंट लगे हैं उनको निकाल लेना, उसकी चिप का कहीं और यूज़ कर लेना, ठीक है। सर्किट्स का अगर हो पाए तो यूज़ कर लेना। प्रोडक्ट एज ए सर्विस यूज़ किया जाए, यानी कि लीजिंग और शेयरिंग मॉडल चलाया जाए, कि भाई कोई प्रोडक्ट, कभी फ्रिज हम यूज़ कर रहे हैं, हम ये घर छोड़ रहे हैं तो उसको एज ए सर्विस किसी और को दे दिया, लीज पर वहाँ चल रहा है। कोई सामान लहंगा खरीदा, सपोज करो किसी लेडी ने लहंगा खरीदा तो खुद पहना शादी में, अब उससे लगाव इतना है कि उसको रख लिया, ऐसा काम ना करें, उसको लहंगे को क्या करें, जो है प्रोडक्ट की तरह से सर्विस में चलाएं कि जिसको इसको चाहिए वो लेके जाए, 200 रुपया 500 रुपया एक दिन का दे हमको। सस्टेनेबल सप्लाई चेन बनाए, इको फ्रेंडली मटेरियल रिसोर्स बनाए, वेस्ट को कम से कम करें, यानी कि रिड्यूस करें यहाँ पर। और डिजिटल टेक्नोलॉजी और डेटा का प्रयोग करें, अर्थात IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और डेटा एनालिटिक्स की मदद से हम लोग मटीरियल्स को ट्रैक करें,
ठीक है, तो यही था सब। बाकी इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ ही गया होगा कि इकोनॉमिकल बेनिफिट है, इन्वायरमेंटल बेनिफिट है, इकोनॉमी और सोशल बेनिफिट है। ठीक है, और यहाँ पर एक फ़ोटो बना हुआ है जिससे आप समझ रहे होंगे कि ग्रीन प्रोडक्ट्स, क्लीनर प्रोडक्शन, बेटर सर्विसेज, ये सारी चीज़ें हो ही जाएंगी। ठीक है, अगली जो न्यूज़ है वो है सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूशन टू जीबीए राइज टू 55.3%। ये नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में इकोनॉमी का पोर्शन खत्म कर देंगे। जितना भी न्यूज़ होगा वो खत्म कर देंगे और फिर हम लोग साइंस या मिसलिनियस न्यूज़ पर आ जाएंगे। जितनी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है उतनी न्यूज़ हम लोग जरूर पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।